क्या हो सकता है? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया नहीं जा सकता कि क्या गवर्नर का जो एक्ट है डी नोटिफाई करने का वो लीगल है या इलीगल है। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक असेंबली तहरीर करने की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। 4 आजाद मेंबरान ने इनकी हमायत का ऐलान किया और एक राह हक पार्टी से 179 जिसका एतराज जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब खुद कर चुके हैं। इतना पैसा है अगर इनके पास 50-50 करोड़ और 1-1 अरब में ये एक एमपीए की सीट खरीदना चाहते हैं। इस चीज में क्या इतनी लोगों को आटा खरीदने बेचारों, इनकी हवस ही नहीं खत्म होती भाई, सीट के पीछे ये मर रहे हैं। कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करता कि जो गवर्नमेंट 2023 में आएगी उसकी टेन्योर मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। उनको वो ये नहीं कह पा रहे कि भाई आगे क्या होने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क भर में फैली बेयकीनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम ने हर तबके को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। हुकूमत हस्बे रिवायत सारा मलबा साबिका हुकूमत पर डालती है और बरीउज़्मा हो जाती है और यूँ लगता है कि जिस साबिका हुकूमत के ओहदेदारान को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर जारी किए गए, जिसके तहत तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपये के मशल्के जमा कराने की हिदायत की गई है और इलेक्शन कमीशन ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा, इधर जो सियासी मुहाज़राई है उसमें पंजाब असम्बली भी अखाड़ा बनी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब से अंडरटेकिंग ली हुई है कि जी वो 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे और इस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब और उनकी जो काबीना है उसको बहाल भी किया गया। अब इस दौरान काफ लीग और पीटीआई ने मुश्तरका फैसला ही किया और गवर्नर के अहकामात को रद्द किया, एतमाद का वोट नहीं लिया। साथ ही ये फैसला भी किया कि अगर अदालत एतमाद का वोट लेने के अहकामात देती है तो ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लिया जाएगा और उसी बुनियाद पर अब सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब जो है उसके खिलाफ पीडीएम कोई स्ट्रैटेजी बना पाती है, हिकमत अमली बना पाती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, आइंदा जो इलेक्शन उसमें अरकान असम्बली को टिकटों का लालच दिया जाएगा, इजलास से गैर हाजिरी के लिए उकसाया जाएगा या कोई नई चाल चली जाएगी। अच्छा, वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने इंदिया ये दिया है कि जी अगर पीटीआई गैर आइनी इक़दाम करेगी तो हुकूमत जो है वो गवर्नर राज नाफिज कर सकती है और अगर गवर्नर राज लग गया तो इसका वक्त जो है वो 6 महीने तक होगा। अब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की और कहा कि जी आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, गवर्नर की मर्ज़ी है, उनसे जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। और राणा सनाउल्लाह साहब ने ज़ोर इस बात पे दिया कि हमें मालूम है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, अगर हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अच्छा, उन्होंने मज़ीद क्या कहा ज़रा सुनिएगा। जी तो जी सुना आपने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम रहनुमा बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि जी उनके पास नंबर्स पूरे और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले रहे। मगर इतलात ये हैं कि जी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और पीडीएम के बैकडोर राब्तों का सिलसिला भी बहुत तेज़ हो चुका है। ज़राए बताते हैं कि जी अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान से गैर हाजिर रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकश की जा रही हैं और साथ ही काफ लीग और तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनको आइंदा पार्टी टिकट देने की ऑफर्स भी की जा रही हैं। अब इसके लिए पीडीएम ने अपनी जो तवज्जो है खुसूसी तौर पे कह लें कि ख़वातीन और अक़लियती अरकान असम्बली पे मरकूज़ कर रखी है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी बिरादरी और इदारों की जानिब से 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है मुतासरीन की बहाली में गैबी मदद से कम नहीं है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को 2 नंबर करार दे दिया। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। जी तो सुना आपने, इन्हीं तमाम जो हालात हैं, वाक़यात हैं, इन पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मौजूद मेहमानों को। जैस्मिन मंजूर साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जैस्मिन आपका ज्वाइन करने के लिए। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर ख़ाबर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन और फ़याज़ साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा ख़ाबर से लाहौर की सूरत हाल जान लूँ। ख़ाबर चूँकि आप लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर को हेड करते हैं, पंजाब की तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं, तो ये पंजाब असम्बली में अभी चल क्या रहा है ख़ाबर, इस वक्त जो नंबर गेम है वो एक्चुअली है क्या, हुकूमत ऑपोजिशन के पास मार्जिन कितना है?
देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मेंबरान असम्बली मुंतखब हुए हैं वो 180 हैं और एक आज़ाद रुकन उनके साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद 181 हो गई है। 10 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर जीते हैं और इनको मिलाकर 191 तादाद बनती है। और जिन मोहतरमा जो है मोमना वहीद साहिबा, जिनका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने किया, उनका वोट दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब का, और चौधरी मसूद जो तहरीक इंसाफ के टिकट से MPA मुंतखब हुए मगर वो इस्तीफा अपना भिजवा चुके हैं। अगर ये 3 वोट नहीं भी आते तहरीक इंसाफ के पास तो 188 का फिगर बनता है, जबकि इन्हें जो मतलूब फिगर है वो 186 है। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई है कि कोई MPA जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। मगर जो PDM है दूसरी जानिब 167 वोट है मुस्लिम लीग नून के पास, 7 पीपल्स पार्टी के पास, 4 आजाद मेंबरान ने इनकी हमायत का ऐलान किया और एक राह हक पार्टी से हैं 179 जिसका एतराज जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब खुद कर चुके हैं कि उनके पास 179 वोट हैं। अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक फैसला मौजूद है कि कोई भी मेंबर जो है वो अपने पार्लिमानी लीडर की हिदायत के बगैर वोट क्रॉस नहीं डाल सकता, और अगर डालेगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा। तो किस तरह से जो है वो वजीर आला को तब्दील किया जा सकता है। हाँ, ये बातें जरूर की जा रही हैं कि कुछ मेंबरान जो है वो गैर हाजिर रहेंगे, और अगर इन्हें इतना एतमाद है लोगों के गैर हाजिर होने का तो पूरी की पूरी वफाकी काबीना को पंजाब असम्बली में पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई हुई है, क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है और क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब साथ ही साथ गवर्नर राज की धमकियां क्यों दी जा रही हैं। तो इससे ये अंदाजा होता है कि इस वक्त की हालात तक जो है PDM ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फयाजुल हसन खान साहब आपकी तरफ आ रही हूँ कि अब ये जिस तरह बतान 79 जो कंफर्म मेंबर्स है, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह साहब का, अता तारड़ साहब ने भी यही बात की है, साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब की जो पंजाब में सरगर्मियां उसकी भी इतलात मौसूल हो रही हैं। तो फिर क्या हो सकता है? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया नहीं जा सकता, वोट भी काउंट नहीं होगा, ना सिर्फ वोट काउंट नहीं होगा चौहान साहब, बल्कि आप ये वो ऐसा मेंबर नाअहल भी हो जाएगा। तो फिर क्या इनके कॉन्फिडेंस की वजह है? पांसा कैसे पलट सकता है? क्या समझ आती है आपको? फिजा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नंबर गेम्स की अब जरूरत ही नहीं है, ना नंबर गेम्स का कोई लेना देना है। बात इस वक्त कोर्ट के अंदर है। कोर्ट ने कल की तारीख दी हुई है 11 तारीख, उसमें उसने कहा है कि दोनों तरफैन उनके वकला तफसील के साथ बहस करें कि क्या गवर्नर का जो एक्ट है डी नोटिफाई करने का वो लीगल है या इलीगल है। और साथ ही उन्होंने स्टे दे दिया है हुकूमत को भी, और साथ ही बाउंड कर दिया है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक असम्बली तहरीर करने की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब ये इस वक्त पिक्चर है। अब इस पे हम एतमाद का वोट लेना चाहें तब भी, ना लेना चाहें तब भी, कोई लेना देना ही नहीं है। और जो अदालत ने स्टे दिया है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अदालत को कोई गर्ज नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये उनका प्रोगेटिव है, ये उनकी प्रोविजन है, लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये कच्ची पक्की का भी जो तालिब इल्म है ना, उसको मीडिया के सर सदके ये वाला फैसला अजबर याद है, लेकिन इस राणा सनाउल्लाह को, वजीर ला कानूनियत को, और ये डेंटोनिक वाला जो आपका जनाब एक्टर है अता तारड़, इसको नहीं समझ आ रही। बाकी सारी कौम को समझ आई हुई है। ये पूरी कौम को बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं। जनाबे वाला कोई नंबर गेम्स का लेना देना नहीं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स खुदा ना खास्ता ना भी पूरे हो, हमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। क्यों? पहली बात ये है कि प्रोसेस इलीगल है। जो गवर्नर ने एड्रेस किया है, स्पीकर को किया है, वजीर आला को नहीं किया। स्पीकर ने पंजाब असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर 97 के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा तो दायरा इख्तियार ही नहीं है वजीर आला के जनाब। अच्छा चौहान साहब, सॉरी, मेरे जैस्मिन साहिबा की तरफ भी जाना है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, और फवाद चौधरी साहब वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमारे अरकान को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। गालिबन मेरे ख्याल से ये मोमिना वहीद के हवाले से उन्होंने शायद 5 करोड़ भी बोला है कि 5 करोड़ में बिकने का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है फवाद साहब ने मोमिना साहिबा पे। पहली बात तो ये है कि आकाए करप्शन, बाबाए बदयांती, ताजदारे दो नंबरी और रहनुमाए मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी साहब वो लाहौर आके बैठे, मुराद अली शाह और सारे मिनिस्टरों को यहाँ पर बुलाया कि पिछले 15 साल जो आपने खरबों रुपए की करप्शन की है उसमें से कुछ हिस्सा लेकर आओ। और यहाँ पर हमारे MPs को खरीदने की कोशिश की। 5 करोड़ बड़ा छोटा फिगर बताया, 50 करोड़ से लेके 1-1 अरब की ऑफर की गई है।
लेकिन जनाब वो सारे के सारे मेंबर भी खरीद लें, एतमाद का वोट लेने के हवाले से कानूनी तौर पर हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है चौहान साहब, मैं आपकी इजाजत से जरा जैस्मिन साहिबा को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, ठीक है? फिर मैं आपकी तो दोबारा, तो जैस्मिन साहिबा आपने फयाजुल हसन चौहान साहब को भी सुना, तो जैस्मिन साहिबा आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप काफ़ी अरसे से ये खबरों की दुनिया में हैं और आप बहुत से प्रोग्राम्स करती हैं, बल्कि हमने आपको देखकर बहुत कुछ सीखा, काम करना सीखा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कैसे देखती हैं तमाम चीज़ों को। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार जो हमेशा गर्म होता है, हमेशा लगता है, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी हो रहा है, ज़मीर बराए फरोख्त हो जाते हैं, इस सिलसिले को रोकेगा कौन? तनकीद भी की जाती है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि बड़ा सीरियस लिया गया इस चीज़ को, लेकिन अभी भी जब एक डिसीजन बाकायदा क्लियर है कि कोर्ट का बाकायदा कि आप जब आप किसी को वोट देंगे अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके, ना सिर्फ कि वोट काउंट नहीं होगा बल्कि आप डिसीट हो जाएंगे, फिर गैर हाजिर रहना, फिर भी रेट लग रहे हैं, टिकट की लालच दिए जा रहे हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? कैसे रोका जाएगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जेनरस वर्ड्स। देखिए, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि सियासतदान जो है ना इस मुल्क के, वो कभी सबक नहीं सीख सकते। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अब तक सबक सीखा है, और ये जमहूरियत का जो खेल है ये इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, अगर कोई बिकता नहीं है तो बोली लगाने वाला किसकी बोली लगाएगा? अगर खरीदार नहीं है मार्केट में तो वो क्या खरीदेगा? अब आप ये देखें कि इनकी प्रायोरिटीज आप चेक करें। सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और एक तमाशा लगा पड़ा है, असेंबली में मार कुटाई, धड़ल्लेबाजी, जब असेंबली खुलती है यही तमाशा लगा रहता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज ये है, या टेलीविजन स्क्रीन्स की और सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली तस्वीर कुछ और रुख दिखा रही है? भाई, यहाँ लोगों को आटा नहीं मिल रहा। और अभी मैं चौहान साहब की बात कर रही थी, ये कह रहे हैं 1-1 अरब और 50-50 करोड़, मतलब खुदारा ये कोई मुंह की बात है? इतना पैसा है अगर इनके पास, 50-50 करोड़ और 1-1 अरब में ये एक एनपीए की सीट खरीदना चाहते हैं। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता इस चीज में क्या इतनी लोगों को आटा खरीदने बेचारों को। देखे ना, इस शोबे में, इस सियासत के शोबे में, शोबे को छोड़े, इस धंधे में ऐसी खसूसियत है फिजा कि आप या पढ़े लिखे लोग या यंग जनरेशन तो कोई नहीं जाना चाहता। और ये जो 80-80 साल के हो गए हैं, जिनकी कब्रों में पांव लटके हुए हैं, माजरत के साथ मुझे इतनी गुस्सा चढ़ रहा है इनकी ये हरकतें देखकर। इनकी हवस ही नहीं खत्म होती भाई, सीट के पीछे ये मर रहे हैं। कोई तो चीज होगी ना। अगर 50 अरब 1 अरब में या 50 करोड़ में एक एमपीए की सीट जा रही है, तो आप ये सोचें कि वो एमपीए कितना पैसा बनाएगा आके। ये इनकी प्रायोरिटीज है भाई। आप असेंबली और आकर वो क्या कैसे कमाएगा उस अमाउंट को? क्या बैलेंस कैसे करेंगे? क्या करते होंगे? ये भी एक सवाल है ना। क्या करते होंगे? लूट बाजारी के अलावा ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान है सीरियस इशू राइट नाउ। मैं नहीं समझती, आपको मैं आज ये बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस आने वाले साल में अगले 6 से 8 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। जहां तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात थी, मईशत को आपकी जो दलदल में डूब रही थी, जो मुसीबत के गड़े में फंसी हुई थी, उसको तो पाकिस्तान के सरबराह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जा के लोगों के साथ बातचीत करके और पाकिस्तान की मुसीबत खत्म कर रहे हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज है। ये मतलब इनकी प्रायोरिटीज ये है कि इनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। कोई भी मुल्क जो है वो आपके ऊपर एतमाद ही नहीं करना चाहता भाई, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी हो या दिफाई पॉलिसीज हो, बिकॉज इनके हाथों में कुछ नहीं है ना। ये क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप? आज सारा दिन जो कुछ होता रहा डॉक्टर फिजा, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? भाई, आप एक दफा या एतमाद का वोट ले लें या ना ले, या असेंबलीज डिसॉल्व कर दें या ना करें, आप बाय इलेक्शंस कर लें, मुत्तफिक तो हो जाए ना पहले। ये आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है? बिल्कुल दरमियान में लटके हैं, दरमियान में अवाम को भी लटकाया हुआ है, पट्टी के पीछे लगाया हुआ है, आटा मिल नहीं रहा, लोग मर रहे हैं। वहां अफगानिस्तान के साथ एक मसला चढ़ने वाला है। वी हैव सच ग्रेट important issues to deal with, but ये लोग ना सीखे हैं ना सीखेंगे। I really want to give up on this सियासत। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले दिग्मंड ये चीज़।
वेलकम बैक नाज़रीन। फैज़ुल हसन चौहान साहब, जैस्मिन मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद है। कुछ देर के बाद हमें शब्बर जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, माहिर माशियत हैं, उनसे जानेंगे जी मैशत में अभी जो चल रहा है, कोई कहता है कि डिफ़ॉल्ट हो गया है, खुदा ना खास्ता या होने के करीब है मुल्क और ऐलान होना बाकी है, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है, कहती है जी ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी सबकी दुआ यही है कि मुल्क कभी भी दिवालिया ना हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे हर लिहाज से, मईशत के मैदान में भी, तमाम मैदानों में भी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी फैज़ुल हसन चौहान साहब, ये जो गवर्नर आज के हवाले से बातें हो रही हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी खरी खरी गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लग सकता है, लगेगा तो साथ मुद्दत भी बता दी 6 महीने के लिए लगेगा, इसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? राना सनाउल्लाह ने जनाब आपकी खरी खरी बातें की हैं। इसने पहले खरी खरी बात की थी कि जनाब अगर जनाब एतमाद का वोट ना लिया तो जनाब वज़ीर आला ऑफिस को जनाब हम सील कर देंगे, लेकिन कल जनाब वो खुद सतम ज़रीफ़ी की शक्ल बनाकर जनाब वहाँ पर बैठा हुआ था गैलरी में और हालत उसकी देखने वाली थी। तो शाकिर आपसे आड़ा है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना कुछ वाली जनाब सूरत बनी हुई थी। कहने का मकसद ये है, अच्छा उनका आना भी सिर्फ एक बहुत बड़ा पैगाम था ना फयाज साहब? सर उसका आना भी फिर उसका जाना भी बहुत बड़ा पैगाम था। आया था शेर बन के, गया था मूंछों वाला बंदर बन के, ठीक है ना। और सारी दुनिया इस वक्त इसका जनाब क्लिप देख रही है जो मेरा मीडिया पे वायरल हुआ है। इसने 1 घंटा खुद बैठ के और वो छोटू तारड़ दोनों ने गैलरी में बैठ के जनाब इखलाकियात का जनाजा निकलवाया मेंबरान असम्बली से और अपने हक में शेर के नारे और तूफान बदतमीजी और 5 घंटे असम्बली के इजलास को जो है वो मुअत्तल रखा। लेकिन फिर जो सलवातें सुन के यहाँ से दोनों गए वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये झूठों के IG और चीफ सेक्रेटरी हैं, ये बेसिकली लाकानूनियत के वजीर हैं, इनको कानून का पता ही नहीं है। गवर्नर राज सदर की मंजूरी के बगैर लग ही नहीं सकता, किस तरह लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी सारा केस अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है कि हम एतमाद का वोट लें या ना लें। अदालत ने फैसला करना है कि गवर्नर का जो पहला खत और एक्ट था कि एतमाद का वोट लिया जाए वो ठीक था या गलत था। अदालत ने फैसला करना है कि जो गवर्नर ने डी नोटिफाई करने का जनाब लेटर लिखा, नोटिफिकेशन किया, वो गलत है या ठीक है। अब अदालत तय होनी है। ये फजूल का जनाब हवा में फायरिंग कर रहे हुए और पानी और थूक से हुए। ठीक है जी, ठीक है। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद। शब्बर जैदी साहब, आपकी जैस्मिन आपकी तरफ आती हूँ। जैस्मिन साहब, वाकई जो गैबी मदद से तशबीह दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से इस मदद को, तो आपको क्या लगता है गैबी का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? फिर वो अल्लाह तवक्कल का होता है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला अगर नवाज दे तो नवाज दे, वरना किसी और नवाज की गुंजाइश नहीं थी, यही समझ सकती हूँ मैं। बट कमिंग टू दैट वन पॉइंट वेयर फयाजुल हसन चौहान साहब, यानी अपनी कोई एफर्ट इनकी नहीं थी, ये अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो जाहिर सी बात है गैबी तो मदद यही होती है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाए और बिल्कुल बिल्कुल चीज हो जाए जिसकी कोई उम्मीद ना हो और वो हो जाए, यही हो सकता है ना। लेकिन देखिए इनको चाहता है या नहीं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये क्या है या क्या नहीं। बट डॉक्टर फिजा, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट वन थिंग कि देखिए अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट। मुझे नहीं पता कि ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है इस तरह। इसकी कॉनोटेशंस और इसकी सीरियसनेस को बहुत ज्यादा संजीदगी से आई थिंक करने की जरूरत है। नहीं फैलाई जानी चाहिए जब तक तस्दीक बिल्कुल क्योंकि मैं एग्री करती हूं आपकी बात से। इसका बहुत दूर अंदेश नताइज लोगों की नफ्सियात पे भी असर पड़ता है। नहीं, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या जो आपके दीगर एड प्रोग्राम्स दे रहे हैं या जो आपके नेबर्स हैं, वो तो तालियां बजा रहे होंगे कि हाँ भाई खुदा ना खास्ता ये तो फारिग होने वाले हैं, कल तेल भी नहीं होगा इनके पास, तो तैयारी कर लो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की। तो पहले तो लेट्स पुट अ स्टॉप टू दैट। अल्लाह रहम करे। बिकॉज़ देखिए आई मीन लाइक इंशाल्लाह व्हेन वी डू अ शो ऑन दिस इकोनॉमी, और शब्बर जैदी साहब ज्यादा आपको बेहतर बता सकेंगे, पर उसके बहुत बुरे नतीजे। बिल्कुल, शब्बर जैदी साहब मेरे ख्याल से राब्ता बहाल हो गया है। मैं आपकी इजाजत से उनको शामिल गुफ्तगू कर लूं जैस्मिन, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जी जी शब्बर जैदी साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं
अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी जैस्मिन साहिबा भी ये फरमा रही थी कि शब्बर जैदी साहब इस पर बाकायदा सही तरीके से रोशनी डाल सकते हैं कि जो दिवालिया होने की बातें सामने आती हैं कि दिवालिया होने वाला है, खुदा ना खास्ता हो चुका है, ऐलान होना बाकी है, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि दिवालिया नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत के आप किसी भी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं वफाकी वज़रा आके कि दिवालिया नहीं होगा तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तसल्ली हो जाती है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया हो, चाहे कोई PTI से हो, चाहे कोई नून लीग से हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी से हो, मौलाना साहब की जमात से हो, या किसी भी जमात से हो। आप अग्री करेंगे? जी, आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, ना किसी जज्बात के आने से कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान की फॉरेन करंट अकाउंट की किताबें नहीं मिल रही हैं तो वो नहीं मिल रही हैं, उसमें हमारी दिल की ख्वाहिशात अपनी जगह पर है। जो जेनेवा में हमें कमिटमेंट्स मिली हैं, जो हमें मिलने की उम्मीद है, वो हमारे सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं कि इमीडिएट हमारे पास क्या कैश फ्लो इमीडिएट आएगी। तो ये जो पोजीशन है, ये हम अगर ये समझ रहे हैं कि हम मुश्किलात से निकल गए हैं तो ये हमारी खाम ख्याली है। और जो पाकिस्तान के आज करंट अकाउंट के हालात हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मगर मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि पाकिस्तान अभी भी डिफॉल्ट होने के खतरे से बाहर नहीं आया है। और मुझे कोई ऐसी कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही है कि पाकिस्तान अगले सालों में डिफॉल्ट से बच सके। और मैं ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल बात ये बता रहा हूं कि अगर हम ये एज्यूम भी कर लें कि हमारे सारे कर्जों का अगर रोल ओवर मिल जाएगा तो भी हमें अगले साल में, और हमें कोई किस्त भी पे नहीं करनी है, तो भी हमें तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमें जरूरत है, जिसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अगर कोई आदमी या कोई बातें करता है कि जी ये बचा लिया और कमा लिया, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, और अब सारे लोग दिवालिया की बातें करते हैं। ये सारे बेसिकली मुनाफकत कर रहे हैं, ये नालायक लोग हैं, इनको अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स नहीं आती है। मैं खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, मगर हमें अपनी किताबें बैलेंस करनी पड़ेंगी। और किताबें बैलेंस करने का तरीका ये नहीं है कि आप हर जगह दर पे जाके भीख मांगें। हम अपना इंपोर्ट का बिल जब तक 10 बिलियन डॉलर से कम नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। और हम इंपोर्ट का कम करना आसान होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना मुश्किल होता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने में टाइम लगेगा, तो हमें अपने करंट अकाउंट में जो 10-12 बिलियन का हर साल शॉर्टफॉल आता है वो पूरा करना होगा। गवर्नमेंट फौजी हो, गवर्नमेंट सिविल हो, गवर्नमेंट केयर टेकर की हो, गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट की हो, कुछ भी कर लें, आपके पास ये चीज है। अब आप इसको घुमा फिरा के कुछ भी बातें करें, जज्बाती बातें करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, यही पॉइंट ठीक है। शब्बर जैदी साहब ने तो बड़े खरे अंदाज में जो बताया आपने सुन लिया। वो कह रहे मैंने भी 2021 में कह दिया था, दिसंबर की तारीख बता रहे हैं कि जी ये दिवालिया हो चुका है, खुदा न खास्ता, यानी वो वही बात कर रहे हैं कि दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। तो फिर जैस्मिन, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उससे इसका कितना ताल्लुक है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम मईशत में इसी तरह सफ़र करते रहेंगे? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए डॉक्टर फिजा, मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इस मुल्क में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन वो वक्त से लेके ये वक्त हो चुका है कि हुकूमतों दूसरे ने चलता किया और उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। अब ये शब्बर जैदी साहब जिस डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है एज एन इकोनॉमिस्ट कि भाई एक्सपोर्ट्स आप कम करें और इम्पोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज चाहिए ना, उसके लिए वक्त चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, तसलसल चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अगर एक दूसरे को चलने ही नहीं देना और यही हरकतें करते रहना है, कभी इसको निकालना, कभी उसको निकालना, कभी इसको लाना, कभी उसको लाना, तो फिर आप डॉक्टर फिजा मुझे खुद ये बताएं कि अगर एक चैनल के सरबराह को आप आप फर्ज करें एक डायरेक्टर न्यूज को कोई आप एक साल में 15 डायरेक्टर न्यूज अगर आप बदलेंगी या 10, उस चैनल की न्यूज में कोई तसलसल पॉलिसी हो सकती है?
या वो सफर करेगा ये नहीं करेगा। नहीं, आने वाले को भी यही होगा कि पता नहीं मैं कब तक और मैं कब तब्दील हो जाऊंगा, तो परफॉर्म कैसे करें। मेरी पॉलिसी चाहिए और मेरी पॉलिसी, भाई आप सब बैठ जाएं, अल्लाह का वास्ता इकट्ठे हो जाएं, आप लोग 20 साल मईशत का प्लान बनाएं। आपको इस मुल्क से अगर जरा सा भी प्यार है, बहुत प्यारी बात कर रही हैं आप जी, तो आप कम से कम कुछ नहीं और मईशत का तो प्लान बना लेना। ये मैं पिछले 10 साल से अपने शोज में मईशत के लिए तो सब एक पेज पर आए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अच्छा फयाजुर रहमान साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। वाकई बड़ी खूबसूरत बात की जैस्मिन साहिबा ने कि 20 साल मईशत का कोई प्लान बनना चाहिए जिसकी वाकई इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। अच्छा यहाँ पे इक़्तिदार को भी साइड पे कर दें, क्योंकि इक़्तिदार के लिए तो सियासतदान नहीं आते ना सियासत में। सियासत कहते हैं कि इबादत है, अगर इबादत समझ के कोई करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हुआ है या फिर इक़्तिदार उसके पास है या हुकूमत उसके पास है या नहीं है। अब जब मुल्क के लिए बेहतर सोचना है तो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान, मुझे वो मुशर्रफ साहब की बात याद आ गई कि सबसे पहले पाकिस्तान, मैंने अपने इक़्तिदार को साइड पे कर दे, सबसे ऊपर पाकिस्तान को रख लिया जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कैसे सोचा जाएगा। मईशत के हवाले से खासतौर पर अगर बात की जाए, सबका कितना किरदार हो सकता है। फिजा, एक नकम्मे और एक नकट्ठू और एक नाअहल को आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा दें और गाड़ी को बार बार दाएं बाएं मार रहा और एंड पे जाके खाई आ रही और खाई पे गिरने के करीब हो, तो सारे मिलके कहें नहीं यार आप इसको चलाने दें, मिल के समझाएं, इसको बतलाएं, इसको वर्बली ऑरली इंस्ट्रक्ट करें कि इसने किस तरह गाड़ी चलानी है, तो ये हल नहीं है। इसका हल सिर्फ एक ही है कि फौरी तौर पर उससे स्टीयरिंग वापस लिया जाए और अहल बंदे के हवाले किया जाए। आप अगर कहते हैं ना कि मिसाके मईशत किया जाए और उस मिसाके मईशत का मतलब ये हो कि वो नकम्मे और नखट्टू और नाअहल हुक्मरान जिन्होंने 9 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सियासत और इकॉनमी की लुटियां डुबो दी, अगर उन्हीं को आप इक़्तिदार में रख के समझते हैं कि आप जनाब ये मसाइल को हल कर सकेंगे, तो ये अहमकों की जन्नत में रहने के और उन लोगों की बहिश्त में रहने के मुतरादिफ है। इसका फौरी हल यही है कि आप फ्री, फौरी और फ्रेश इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान की आवाम एक नया मैंडेट दे, उसके तहत जो हुक्मरान आए जो इम्पोर्टेड ना हो, जो जबरदस्ती के ना हो, जो इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स की मर्जी और मंशा के मुताबिक साजिश के जरिए से ना आए हो, आवाम के वोट के जरिए से आए हो, उनको आप इक़्तिदार दें, वो मसले का हल करेंगे। ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, ये जो और कितने सख्त फैसले करने पड़ेंगे आपको, क्या लगता है कि जो नुकसान अब हो चुके हैं इसका ज़ाला हो सके, और इसमें आपको क्या लगता है जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसका कितना किरदार है। सियासी इस्तेकाम की वजह से जाहिर बात है मईशत जो है वो भी स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो अगले जो इंतखाबात है वो कितने ज़रूरी हैं जितनी जल्द हो जाएं। मुझे एक बात बता दें, ये दोनों हज़रात कह रहे हैं दें, कौन दे जी, किसको रेफर कर रहे हैं, दे दें, ये कर लें, किसको कह रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि फौज दे ना, ये खुल के क्यों नहीं बात कर रहे। देखिए सच बोले ना, इसको दे कौन दे, किसको ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। बात ये है कि हम ये खुल के क्यों नहीं कह रहे कि हम फौज को ये कह रहे हैं कि वो इंटरफेरेंस करे या नहीं करे, बात साफ खुल के बात करें ना। अच्छा दूसरी बात फिजा, मैं आपको बिल्कुल साफ बात कर दूं, ये जो आपने सबसे जो लगाया ना सबसे पहले पाकिस्तान, ये अपने दिमाग से निकाल दें। एक बड़ी मशहूर सेइंग है अंग्रेजी में कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। ये जो बेवतनी होती है ना, ये बदमाश का आखिरी रेस्क्यू होता है। ये इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू कि सबसे पहले पाकिस्तान, और सबसे पहले पाकिस्तान वाले तो कहाँ बैठे पाकिस्तान में, आधे ना पाकिस्तान में, ये बिला वजह की बकवास के सबसे पहले पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, ये सुन के हम तंग आ चुके हैं। सारा दुनिया में कोई चीज भी जज्बात पे नहीं चलती है, दुनिया की हर चीज मटेरियलिस्टिक होती है, वो इकोनॉमिक्स पे चलती है। ये पेट्रियोटिज्म की और सिक्योरिटी की और ये बकवास की गुफ्तगू बंद करें। सवाल सिर्फ ये है कि जब ये सियासतदान कुत्तों की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से, आप मुझे पिछली 50 साल तारीख बता दें कि कभी पाकिस्तान में किसी मसले पर कभी सियासतदानों में यकजहती हुई है। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी यकजहती को फौज खराब करती है तो फिर ठीक है, फिर आप उसका मतलब है कि आपको समझ नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं आपको आज बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। मगर मैं आपको आज की पोजीशन में बताता हूं कि जो गवर्नमेंट 2023 में आएगी उसकी टेन्योर मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए ज्यादा नहीं होगी कि जो हालात मुझे आइंदा 7 साल 1.5 साल बाद नजर आ रहे हैं
क्योंकि वो अभी भी उनको वो ये नहीं कह पा रहे कि भाई आगे क्या होने वाला है। एक सियासी पार्टी, एक सियासी लीडर का काम ये नहीं होता कि वो एक दूसरे पे कीचड़ा उछा ले। उसका काम ये होता है कि वो अवाम को ये बताए कि आपके क्या मसाइल है, उसका हल क्या है। मुझे आप जब बिल्कुल अवाम के मसाइल का हल जो है वो बेहतरीन काम है जो कि सियासतदानों को करना चाहिए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे होते हैं ये। जैस्मिन साहिबा आपका, फैजुल हसन चौहान साहब आपका, शहबाज जदी आप सबका बहुत शुक्रिया। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।